हेलो स्टूडेंट, 1 ऑन टू फंक्शन का ही एक पार्ट है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। हाउ टू डिसाइड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। तो टुडे वी विल लर्न दीज फॉर्मूलाज। तो लेट अस स्टार्ट। दो सेट दिया हुआ है x और y। इसमें x1 x2 xm m एलिमेंट्स है, y1 y2 डॉट 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 yn n एलिमेंट्स। फर्स्ट सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स, a second सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। तो टोटल फंक्शन कितने बनेंगे? तो यह परमुटेशन कम्बिनेशन का पार्ट हो गया। जो नहीं परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़े हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। ऐसा मन में नहीं रखना है कि परमुटेशन कम्बिनेशन आप अच्छा से नहीं पढ़े हैं तो यह समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप ध्यान से देखिए, यह दो सेट दिया गया है। मान लो x1 x2 और यहाँ पर y1 y2 yn। तो x1 का इमेज y1 भी हो सकता है। y1 आप नहीं रखना चाहते हैं तो y2 के पास भेज दीजिए। तो x1 के पास चॉइस कितना है? इमेज तो एक ही होगा लेकिन चॉइस n है। तो x1 कैन हैव इमेज इन n वेज। x1 के नंबर ऑफ इमेज n तरीका से हो सकता है। अब x2 का इमेज कितने तरीके से होगा? तो ध्यान से देखो, x1 का इमेज मान लिया अभी y1 है, तो x2 का इमेज y1 हो सकता है क्या? देखो तो फंक्शन के डिफिनीशन के अनुसार हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। तो x2 का इमेज भी y1 हो सकता है, y2 हो सकता है, yn हो सकता है। तो x2 के पास भी कितना चॉइस है? तो n चॉइस है। सिमिलरली x3 के पास भी n चॉइस है, लास्ट एलिमेंट के पास भी n चॉइस है। तो n इंटू n मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएगा n टू दी पावर m। क्लियर है? n टू दी पावर m टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब है टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। 1 फंक्शन कितने होंगे? तो समझोगे इसको भी। जैसे x1 के पास x1 के पास n चॉइस है। मान लो x1 का इमेज y1 हो गया। 1 फंक्शन काउंट करना है। तो x2 के पास, अब वो x2 का इमेज y1 नहीं हो सकता है तो फिर मिनिमम हो जाएगा। तो x2 के पास n-1 चॉइस होगा, एक कम हो जाएगा। तो x2 कैन हैव इमेज इन n-1 वेज। x3 n-2 वेज, एक और कम हो जाएगा, n-2 वेज। कितने फैक्टर होंगे? तो xm। तो इस तरह से m फैक्टर्स हो जाएंगे, m फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन हो गया n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट m फैक्टर्स। अब परमुटेशन का एक वैल्यू देखो, 10p3 का वैल्यू कैसे निकालते हो? तो फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7। इसको ब्रेक करो तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया। फाइनल वैल्यू क्या आया? 10 इंटू 9 इंटू 8, यह वैल्यू आया। अब इसको रिवर्स करो। 10p3 का वैल्यू जैसे 10 इंटू 9 इंटू 8 है, तो कहीं पर हमको डाटा दिख रहा है 10 इंटू 9 इंटू 8, तो इसको लिख सकते हैं 10p3। 10p3 का मतलब क्या है? जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वह n हो गया। और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 3, तो r3 हो गया, npr। तो लगातार प्रोडक्ट कहीं पर भी दिया गया हो, हम रिवर्स वे में npr लिख सकते हैं। इन सिमिलर वे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू m फैक्टर्स है। तो लार्जेस्ट इसमें फैक्टर कौन है? n। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? m। तो npm हो गया। तो npm फार्मूला हो गया। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन का फार्मूला हो गया npm। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया n टू दी पावर m। बहुत आसान है, क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा।
अब इसमें एक सिचुएशन को देखिए, मान लो इधर 4 एलिमेंट्स है, थोड़ा ज़्यादा 8 रखते हैं, 8 एलिमेंट्स है, और इधर मान लो 10 एलिमेंट्स है। एम हो गया 8, एन हो गया 10, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना हो जाएगा 10p8। लेकिन मान लो इधर 5 ही एलिमेंट्स हो, 10 नहीं हो, तब तो हो जाएगा 5p8, तो यह तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि n का जो वैल्यू होना चाहिए m से ग्रेटर हो या इक्वल टू हो, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्लियर है? और यदि n लेस देन m है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मोनोन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये दो केस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से याद नहीं रखना है, आप सीधा सीधा याद रखिए, नंबर ऑफ मोनोन फंक्शंस का एक ही पार्ट है, फॉर्मूला याद रखिए NPM। ये सभी कंडीशन को छोड़ दीजिए, भूल जाइए NPM। और जब क्वेश्चन आएगा तो अब लिखिए 5p8, लिखने के बाद समझ में आ जाएगा कि दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में आंसर क्या देंगे 0 दे देंगे, तो अपने आप सेकंड केस आ जाएगा जब लिखेंगे। तो जब भी हम लोग पूछेंगे आपसे कि टोटल नंबर ऑफ मोनोन फंक्शंस, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल सकते हैं NPM, कंडीशन बोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये दोनों फार्मूला समझ गए होंगे। अब देखेंगे नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन कितने होंगे, तब देखते हैं इसको। इधर एलिमेंट रख लिया 1 2 3, इधर रख लिया -1 0 5 2 3, या ऑर्डर में ही लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट रख लिया। कह रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, 1 का इमेज छोटा होना चाहिए, 2 का इमेज उससे ग्रेटर होना चाहिए, 3 का इमेज उससे भी ग्रेटर होना चाहिए, ऐसा फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो 1 2 3 के लिए कितने इमेज चाहिए इसमें से, तो 3 इमेज चाहिए। 3 इमेज कोई भी 3 नंबर इसमें सेलेक्ट कर लो, तो मान लो हमने सेलेक्ट कर लिया 1 6 4, यह सिलेक्ट किए। अब इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 4 6, या रेंडमली हमने कुछ भी लिख दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक ही तरीका से लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, 1 का इमेज जो सबसे छोटा नंबर है वह हो गया, 2 का इमेज 4 हो गया, 2 चाहेगा 6 को इमेज रखे तो नहीं रख सकता, इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना है तो, और 3 का इमेज 6 होगा। तो 1 के पास ये फिक्स्ड हो गया, एक ही चॉइस है, 2 के पास भी फिक्स हो गया, 3 के पास भी फिक्स हो गया, तो फंक्शन कितना बना, एक फंक्शन बना, तो 1 फंक्शन। अब देखो एक सिलेक्शन हुआ तो एक फंक्शन बना, सेकेंड सिलेक्शन से सेकेंड फंक्शन, तो जितने तरीका से हम सिलेक्ट कर सकते हैं उतना ही इंक्रीजिंग फंक्शन बन सकता है। तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट है 6, चाहिए कितना हमको 3, तो 6 में से 3 एलिमेंट्स को कितने तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 6c3। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस, 1 सिलेक्शन 1 फंक्शन, 2 सिलेक्शंस 2 फंक्शंस, 6c3 सिलेक्शंस तो 6c3 फंक्शन। तो यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, तो NCM हो गया, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस NCM। क्लियर है? नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन अब आसानी समझ गए होंगे, सेम होगा NCM। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे उसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, तो एक फंक्शन बनेगा और इसका वैल्यू भी रहेगा NCM। नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन तो बहुत आसान है, आप खुद सोच सकते हैं, फिर भी समझा दे रहे हैं आपको। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि सभी का इमेज एक ही एलिमेंट होना चाहिए, माने 1 का इमेज 1, 2 का भी, 3 का भी, तो यह कांस्टेंट फंक्शन हो गया। मतलब फिर दूसरा चॉइस क्या है, सभी का इमेज 2 हो जाए या सभी का इमेज 3 हो जाए, तो कितने फंक्शन हम बना सकते हैं, तो 6 फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है n, तो n फंक्शन बन जाएगा। तो 1 2 5 जो है आसान था समझना। ऑन टू फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे इसको हम लोग, अभी याद हो जाएगा आपको। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस समझिए क्या कहा जरा। इसको याद जो है अभी देखेंगे तो आपसे याद नहीं हो पाएगा, इसको याद करना है वर्ड में। अभी आप समझेंगे फिर इसको हम लोग वर्ड में बोलेंगे, भाई नंबर में नहीं बोलेंगे, n टू दी पावर m नहीं बोलेंगे, वर्ड में बोलेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। समझेंगे क्या कर किया गया है।
इधर x1 x2 x3 xm है, y1 y2 y3 yn है, इतने एलिमेंट्स है। ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट इधर खाली नहीं होना चाहिए। ऑन टू का मतलब यही है ना कि सभी एलिमेंट किसी न किसी का इमेज होना चाहिए, उसका नाम हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन को काउंट कैसे करेंगे हम लोग? टोटल फंक्शन में से यदि इनटू फंक्शन माइनस कर दे तो क्या बचेगा? ऑन टू फंक्शन। और टोटल फंक्शन तो आपको पता है क्या है, n टू दी पावर m माइनस। अब इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन का मतलब क्या है कि कोई ना कोई एलिमेंट किसी का इमेज नहीं रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक एलिमेंट y1 किसी का इमेज नहीं है, तो एक एलिमेंट छोड़ दो, लीव वन एलिमेंट, तब फंक्शन बनाओ तो क्या बन जाएगा? वह इनटू फंक्शन बन जाएगा। फिर लीव टू एलिमेंट्स, तब भी क्या होगा? इनटू फंक्शन बन जाएगा। लीव थ्री एलिमेंट्स, इनटू फंक्शन बन जाएगा। लीव थ्री एलिमेंट्स, वह भी इनटू फंक्शन बन जाएगा। तो टोटल फंक्शन से इनटू फंक्शन को माइनस कर दें तो जो रेस्ट बचेगा वह ऑन टू फंक्शन बचेगा। अब टोटल फंक्शन तो n टू दी पावर m आप जानते हैं। एक एलिमेंट को छोड़ दीजिए, तो हमारे पास एलिमेंट n है, एक एलिमेंट को छोड़ेंगे कितने तरीका से? nc1 तरीका से। एक एलिमेंट छोड़ दिए, अब कितने एलिमेंट इधर बच गए? n-1 एलिमेंट। इधर कितने एलिमेंट है? m। अब n का जो वैल्यू है, जो बेस, अब n-1 हो गया। तो एक एलिमेंट छोड़ने के बाद कितने फंक्शन बनेंगे? तो n-1 टू दी पावर m, तो n-1 टू दी पावर m प्लस दो एलिमेंट को छोड़ना है। अब तो n एलिमेंट में से दो एलिमेंट छोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा? nc2। अब रेस्ट कितने बच गए? तो n-2। अब बेस यहाँ पर जो n था, अब उसके जगह पर क्या हो जाएगा? n-2। तो यह हो जाएगा n-2 टू दी पावर m। फिर माइनस लीव थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट को छोड़ दो। तो तीन एलिमेंट्स जो इसमें छोड़ेंगे n में से, कितने तरीका से? nc3। अब बच गए कितने? n-3 टू दी पावर m। अब वैसे होते चला जाएगा, यही हो जाएगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब इसमें जो है एक चीज़ और अभी क्लियर करेंगे। टोटल फंक्शन में से इनटू को माइनस करना था, तो यह भी इनटू, यह भी इनटू, यह भी इनटू, लेकिन यह माइनस हो रहा है, यह प्लस क्यों हो रहा है? तो इसका कारण दूसरा है। आप पढ़े हैं ना सेट थ्योरी में, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। जैसे किसी क्लास में आप जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कितने स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं, तो मान लो 30 स्टूडेंट हैंड अपना रेज किया कि हिंदी पढ़ता है। फिर आपने पूछा कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, 20 स्टूडेंट जो है इंग्लिश पढ़ता है, और दोनों को आप ऐड कर दिए कि टोटल 50 स्टूडेंट है, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया। क्यों? एक क्वेश्चन और पूछना पड़ेगा, कितने हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं? तो 5 स्टूडेंट था जो दोनों में हाथ उठाया था, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो यह 5 जो है 2 बार काउंट हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर एक और रूल अप्लाई हो रहा है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उसको अलग से समझेंगे। तभी मान लीजिए कि अल्टरनेट साइन होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। अभी एक्सप्लेनेशन उसका नहीं दे रहे हैं, उसका अलग से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्स्ट्रा माइनस हो जा रहा है, जितना माइनस करना चाहिए उससे ज़्यादा माइनस हो रहा है। जैसे इसको ऐड कर रहे हैं, तो जितना ऐड करना चाहिए उससे ज़्यादा ऐड हो रहा है, तो इसीलिए माइनस करना पड़ा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस हो गया, तो फिर ऐड किए, तो यह एक्स्ट्रा भी ऐड हो गया, जितना ऐड करना था उससे ज़्यादा ऐड हो गया, तो फिर माइनस किए। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग से समझेंगे कि क्यों ऐसा अप्लाई कर रहे हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन। अभी तो यह समझिए टर्म का मीनिंग। अब यह फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए तो आपको याद हो गया होगा आसानी से। अब इसको n टू दी पावर m मत बोलिए, इसको बोलिए टोटल फंक्शन। इसको बोलिए एक एलिमेंट को छोड़ने के बाद फंक्शन। इसको बोलिए 2 एलिमेंट छोड़ने के बाद फंक्शन। इसके बाद बोलिए 3 एलिमेंट्स छोड़ने के बाद फंक्शन। 5 एलिमेंट छोड़ने के बाद फंक्शन क्या बनेगा? तो nc5 n-5 टू दी पावर m। 6 एलिमेंट छोड़ने के बाद nc6 n-6 टू दी पावर m।
तो यह वर्ड में आपको यह वैल्यू जब याद है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आसानी सेट कर सकते हैं। तो फार्मूला आपको याद कराते हैं। टोटल फंक्शंस n टू दी पावर m, एक एलिमेंट को छोड़ने पर फंक्शन, तो n(c1) छोड़ने का तरीका। अब बच गया n-1, उसको रख देना है बेस में n-1 टू दी पावर m प्लस अल्टरनेट साइन होगा। दो एलिमेंट छोड़ने का तरीका nc2, और जो बच गया n-2 टू दी पावर m। फिर नेक्स्ट टर्म बोलो क्या होगा, 3 एलिमेंट छोड़ने का तरीका nc3 इंटू n-3 टू दी पावर m। फिर नेक्स्ट बोलो प्लस 4 एलिमेंट छोड़ने का तरीका nc4 इंटू n-4 टू दी पावर m। कब तक चलेगा, क्योंकि n में से तो माइनस करते चले जा रहे हैं, जब जीरो बन जाएगा तो खत्म हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब यह है कि प्लस माइनस इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी यहीं तक बहुत डिफिकल्ट चीज़ हो गया, तो इतना भी याद रखेंगे। जब लाइव क्लास रखेंगे इसका तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। जब आपको याद रहेगा, ये पूछेंगे फार्मूला, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, नहीं तो फिर उस दिन छोड़ देंगे। जब तक सभी स्टूडेंट को यह फार्मूला याद नहीं हो जाए, तब तक इसका इंक्लूजन एक्सक्लूजन को इंक्लूड करते हुए एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो आपको यह याद रखना होगा। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो गया, n टू दी पावर m माइनस nc1 n-1 टू दी पावर m प्लस nc2 n-2 टू दी पावर m, डॉट डॉट ऐसे होता चला जाए। याद कैसे रखना है, n टू दी पावर m बोल के याद नहीं रखना, आप इसको ये वर्ड में याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल्स टू टोटल फंक्शन माइनस लिविंग 1 एलिमेंट्स प्लस लिविंग 2 एलिमेंट्स माइनस लिविंग 3 एलिमेंट्स, ऐसे याद रखिए। लिविंग 3 एलिमेंट्स मीन्स nc3 इंटू बेस में हो जाएगा n-3 टू दी पावर m। लिविंग 2 एलिमेंट्स का मतलब nc2 इंटू बेस में क्या हो जाएगा n-2 टू दी पावर m। एनफ समझ गए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है, आसानी से याद हो जाता है समझने के बाद। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहले समझेंगे, क्वेश्चन लिखना नहीं है, पहले समझना है। सबको नोट बाद में करेंगे, अभी नोट नहीं करेंगे, समझेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर ABC, वन टू थ्री फोर ABCD। यह 3 क्वेश्चन है। काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो कैसे काउंट करें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो n का वैल्यू 4 हो गया, n या m का वैल्यू 4 हो गया और n का वैल्यू 3 हो गया। यह फार्मूला पर रख दीजिए। तो 3 टू दी पावर 4 माइनस एक एलिमेंट छोड़ने का तरीका 3c1 इंटू 2 टू दी पावर 4 माइनस प्लस 2 एलिमेंट छोड़ने का तरीका 3c2 और दोनों का डिफरेंस 1 टू दी पावर m माइनस 3 एलिमेंट छोड़ने का तरीका 3c3 और दोनों का डिफरेंस 0 टू दी पावर m की जगह पर 4 और ये 4 कैलकुलेट कर दो। 81 माइनस 3 इंटू 16 प्लस 3c2 3 होता है इंटू 1, ये तो 0 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर दो, वही आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है वैल्यू रखना। अब यहाँ पर देखिए ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सभी एलिमेंट कंज्यूम हो जाना चाहिए, कोई इधर खाली नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इधर भी 4 एलिमेंट्स है, इधर भी 4 एलिमेंट्स है और सभी को इमेज बनाना है। तो सभी को जब इमेज बनाएंगे तो ध्यान से देखिए यह ऑन टू के साथ साथ 1 1 भी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला तो बड़ा है। तो ऑन टू फंक्शंस काउंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 1 फंक्शन काउंट कर लीजिए। और 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा, NPN, और NPN क्या होता है, फैक्टोरियल n, वही आंसर हो जाएगा। कि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस।
तब ऑन टू फंक्शन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तब केवल क्या काउंट करना है, 1 1 फंक्शन काउंट कर दीजिए, वह ऑन टू के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थर्ड सिचुएशन, इसमें ज़्यादा एलिमेंट है तो ऑन टू तो बन ही नहीं पाएगा। 1 का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज, 4 का इमेज 2 हो नहीं सकता है, कोई एक ही होगा, तो ऑन टू तो यह कभी नहीं बन सकता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो बिना फार्मूला यूज किए हुए 0 आंसर दे देना है। आप फार्मूला में रखते भी हैं तो सब कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो 3 तरह के डाटा आएंगे। एक डाटा होगा जिसमें को डोमेन में ज़्यादा एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बिना फार्मूला यूज किए हुए 0 रखना है। दूसरा सिचुएशन होगा कि दोनों तरफ सेम एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस नहीं काउंट करेंगे, ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, 1 1 फंक्शन का फार्मूला यूज करेंगे, NPN। इधर कम एलिमेंट्स हो, को डोमेन में कम एलिमेंट्स हो, तब क्या होगा, तब तो फार्मूला यूज करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का। तो इतना वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, यह नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस के सभी रिजल्ट इसमें आ गए। बहुत ही आसान है, परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं भी आप समझे हैं अभी तक, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो नोट कीजिए इसको। एक और पॉइंट है परमुटेशन कम्बिनेशन का जो फंक्शन में यूज होता है, डी अरेंजमेंट। नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करने में डी अरेंजमेंट का कंसेप्ट भी यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डी अरेंजमेंट भी समझ लीजिए। डी अरेंजमेंट का मतलब क्या है पहले ये समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे मान लो आपके पास 5 लेटर है और 5 इनवेलप्स पर आपने 5 फ्रेंड्स को आपने एड्रेस लिखा और 5 फ्रेंड्स को लेटर भी लिखा, डिफरेंट डिफरेंट लेटर। अब क्वेश्चन है कि इनवेलप्स में लेटर को रखना है इस तरह से कि कोई भी लेटर करेक्ट इनवेलप में नहीं जाए। तो इन हाउ मेनी वेज दिस वर्क कैन बी डन। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रोल नंबर दे दिया गया 1 से लेकर के जितने स्टूडेंट हैं, और आपके सीट पर भी नंबर लिख दिया गया 1 2 3 सीट नंबर। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी को भी अपने सीट पर नहीं बैठना है, तो कितने तरीक़ा से आप बैठ सकते हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसी को बोलते हैं डी अरेंजमेंट। करेक्ट प्लेस पर कोई भी थिंग्स नहीं होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होगा, एक और एग्जांपल से समझते हैं, फिर फार्मूला को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप में से 5 IIT में गया 5 स्टूडेंट, और पहली सैलरी से जब जॉब लगी उसकी 5 कार परचेज किया सेम कलर का, और सभी कीज को मिक्स कर दिया गया। अब है क्वेश्चन कि कीज आपको उठाना है उसमें से और जाके कार को स्टार्ट करना है। तो कितने तरीक़ा से ऐसा अटेम्प्ट किया जा सकता है कि कोई भी कार स्टार्ट नहीं हो, मतलब आपको जो कीज मिलेगा वो रॉन्ग कार का मिलेगा। तो कितने तरीक़ा से ऐसा अटेम्प्ट हो सकता है कि नो कार विल स्टार्ट। तो यह सभी क्वेश्चन को काउंट करना है तो बहुत ही आसान है। डी अरेंजमेंट के फॉर्मूला में वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं सोचना है। इस वैल्यू जैसे 5 कार 5 कीज, तो n की जगह 5 रख दीजिए इस फार्मूला में, वही आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 5 कोई स्टूडेंट है आपका फ्रेंड, वह चोर बना और सिटी सेंटर से 5 पेयर ऑफ शूज चुराया। अब वह टेस्ट कर रहा है कि उसको डी अरेंजमेंट का फार्मूला याद है कि नहीं। तो सब आपस में डिसाइड किया कि सबको शूज को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करना है कि सबको एक लेफ्ट पैर का और एक राइट पैर का शूज मिले, लेकिन करेक्ट पेयर किसी को नहीं मिले। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा तो समझ जाना है कि यह क्वेश्चन किस फॉर्मूला से बनने वाला है, डी अरेंजमेंट से। तो समझ गए होंगे डी अरेंजमेंट क्या है। अब समझते हैं इसका फॉर्मूला। नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट लेटर्स कैन बी पुट इन n एड्रेस्ड इनवेलप्स सच दैट नो लेटर गोज टू करेक्ट इनवेलप्स। n डिफरेंट लेटर्स है और n एड्रेस्ड इनवेलप्स, मतलब इनवेलप्स भी डिफरेंट है।
तो कितने तरीक़ा से रख सकते हैं कि नो लेटर गोज टू करेक्ट इन्वेलप्स। तो फैक्टोरियल एन, इसको सिंबल करते हैं डी एन, जैसे 5 थिंग्स को डीअरेंज करना है D5। तो फैक्टोरियल एन इंटू ब्रैकेट में 1 - 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 और डॉट 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 -1 टू दी पावर n 1 बाई फैक्टोरियल n। यह बहुत ही आसानी से याद हो जाता है फार्मूला, देख करके ही आपको याद हो जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल फार्मूला है। प्रूफ इसका बहुत ख़राब है। प्रूफ में प्लस माइनस है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करेंगे और डी मॉर्गन रूल यूज करके यह प्रूफ करते हैं। तो कभी प्रूफ कर देंगे या परम्यूटेशन के विषय जब पढ़ाए होंगे तो वहाँ देख लीजिएगा प्रूफ किए होंगे, यहाँ पर अभी प्रूफ नहीं करेंगे। अब D5 का वैल्यू निकालना है आपको। 5 डिफरेंट थिंग्स है, 5 डिफरेंट लेटर्स है, 5 इन्वेलप्स भी दिया हुआ है डिफरेंट, आपको डी अरेंज करना है। कितने तरीके से डी अरेंज कर सकते हैं, तो इसमें वैल्यू रखिएगा, आ जाएगा 44 आंसर। अब इसका यूज पर फंक्शन में कैसे होगा, फंक्शन में कैसा क्वेश्चन आएगा कि आप डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे वहाँ पर। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। लेट एफ x1 x2 x3 x4 x5 2 y1 y2 y3 y4 y5 be a 1-1 function. Find total number of functions such that f xi not equal to yi. अब सोचो तो इसमें डी अरेंजमेंट कैसे यूज होगा। है तो क्वेश्चन फंक्शन का, डी अरेंजमेंट है परमुटेशन कम्बिनेशन का। कैसे समझेंगे कि डी अरेंजमेंट यूज होगा। ध्यान से देखो, 1-1 फंक्शन काउंट करना है। 1-1 का मतलब क्या है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट का इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है एफ एक्स आई नॉट इक्वल टू वाई आई, मतलब x1 का इमेज y1 नहीं होगा, कोई दूसरा होगा। x2 का इमेज y2 नहीं होगा, फिर दूसरा होगा। अब इसको ऐसे समझो, यह लेटर है और यह इन्वेलप्स है। अब इस x1 लेटर को इस इन्वेलप में रखना है, लेकिन y1 इन्वेलप में नहीं जाना चाहिए। फिर x2 को रखना है लेट इन्वेलप में, लेकिन y2 इन्वेलप में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यह वास्तव में लिखा तो गया है फंक्शन का क्वेश्चन, लेकिन कहा जा रहा है कि 5 लेटर्स है, 5 इन्वेलप है, डी अरेंज करो। तो D5 आंसर क्या हो जाएगा, D5। और D5 कैलकुलेट करोगे 44 आ जाएगा आंसर। अब इसे वेरिएशन किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स सेटिस्फाई एफ एक्स आई इक्वल्स टू वाई आई। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। मतलब x1 का इमेज y1 हो, x2 का इमेज y2 हो, 2 एलिमेंट हो गया। अब यह तीनों का एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, मतलब x3 का y3 नहीं होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत से वेरिएशन करके पूछा जाएगा, आपको उसमें कुछ सोच करके आंसर देना है। तो यह क्या होगा कि 2 एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा। विच 2 एलिमेंट्स विल सेटिस्फाई, तो 5 एलिमेंट में से कोई भी 2, तो उनको सेलेक्ट करो। 5C2 2 एलिमेंट सेटिस्फाई कर गया। अब कितने बच गए, 3। अब 3 एलिमेंट्स को डी अरेंज कर दो, तो D3। तो ये आंसर हो जाएगा 5C2 I इंटू D3, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यह कंप्लीट हुआ। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे काउंट करें, इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 1-1 फंक्शन, मेनी 1 का फॉर्मूला नहीं लिखे थे, जरूरत ही नहीं है। टोटल फंक्शन में से 1-1 को माइनस कर दो तो मेनी 1 फंक्शन निकल जाएगा। वैसे ही कांस्टेंट फंक्शन काउंट किए थे, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला याद रखना है अच्छा से, पूछेंगे हमेशा, बार बार पूछते रहेंगे आपको। इनटू फंक्शन कैसे काउंट करेंगे, उसका तो लिस्ट में नहीं था, तो जरूरत ही नहीं है। टोटल फंक्शन में से ऑन टू फंक्शन को माइनस कर दो तो इनटू फंक्शन बच जाएगा। और सीधा सीधा क्वेश्चन तो मेंस में आ भी जाए, एडवांस में तो नहीं आएगा। एडवांस में तो कुछ ना कुछ टेढ़ा करेगा, तो टेढ़ा करने में डी अरेंजमेंट ऐड कर सकता है। तो डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला भी आप जान गए। यहाँ पर क्वेश्चन में भले ही वर्ड लिखा गया है फंक्शन, लेकिन उसके पीछे में जो रोल है वह डी अरेंजमेंट आपको दिखाई देना चाहिए। डी अरेंजमेंट का पूरा खेल है। तो यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया। अब इस सभी को आप लिखिए, पढ़िए, मनन कीजिए। आप घर से पढ़ रहे हैं, दूर से पढ़ रहे हैं,
तो आपकी पढ़ाई हम देख रहे हैं धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जा रही है। आप प्रैक्टिस अप टू डेट नहीं कर रहे हैं। जैसे आज का लेक्चर 2 दिन के बाद आप कंप्लीट कर रहे हैं, होमवर्क टाइम पर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन हम सेंड कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन नहीं सेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पढ़ाई में कुछ मन नहीं लग रहा है। आप जैसे मोबाइल या लैपटॉप यूज करते हैं वीडियो देखने के लिए, क्लास का लेक्चर देखने के लिए, तो इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। तो आप डिसिप्लिन रखें। यदि आप IIT में जाना चाहते हैं तो तपस्या करना पड़ेगा, बिना तपस्या का कुछ नहीं मिलने वाला है। इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है और आप चाहेंगे कि एंजॉय भी करें फुल और IIT में मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपके मन में आएगा कभी चलो गेम खेलते हैं, इस क्षण को, जिस समय आपका मन भटकता है, इस क्षण को यदि आप विन कर लिए, आप उस क्षण के यदि विनर बन गए कि नहीं हमको तो पढ़ाई करनी है, हमको तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, और IIT में सबसे डिफिकल्ट पार्ट मैथमेटिक्स पड़ जाता है। तो आपके मन में आ रहा है कि चलो ये मूवी देखते हैं, अभी गेम खेलते हैं, अभी गपशप करते हैं। उस क्षण में यदि आपके मन के अंदर से एक ऐसी भी आवाज़ आती है कि नहीं हमको तो IIT क्लियर करना है, तो इस टाइम का यूज करना है, तो इस क्षण के यदि आप विनर बन गए तो आप IIT के एग्ज़ाम के दिन के भी विनर रहेंगे। तो इसलिए जो है हमेशा आपको बार बार ये कोट हम बोलते हैं कि एराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रिच्ड। इसको लिख के रखिए कॉपी में। किसका स्टेटमेंट है यह? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का बायोग्राफी भी रखिए। अभी तो लॉकडाउन में मिलेगा नहीं, जब मिलेगा तो ये रखिए, पढ़िए, इसको अपने पास रखिए, हमेशा 2-4 पेज पढ़ते रहिए। कुछ इंस्पायरिंग आपके लाइफ में एक पर्सन होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए, जिसके कुछ पेजेज पढ़ करके आप इंस्पायर्ड होते रहे। मन भटके भी तो इंस्पायर्ड होने के लिए आप वहाँ से कुछ मैसेज आपको ले लें, वहाँ से कुछ मटेरियल आपको मिल जाए। इसलिए सीरियस बनिए, डिसिप्लिन लाइफ जिए। 1 साल से भी अब कम टाइम रह गया है IIT के लिए, तो इसमें टाइम को गंवाइए मत, बी सीरियस और सबको पूरा कीजिए, होमवर्क पूरा कीजिए। आपको कंटेंट एडवांस लेवल का दिया जा रहा है, एक एक स्टेप पूरा करते करते आप देखेंगे कि एडवांस लेवल भी बहुत आसान आपके लिए हो रहा है। ओके, थैंक यू।